हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में होने वाली ये जो एक डील है रिगार्डिंग द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जो है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये अगर जो है जब के बन के तैयार हो जाएगी ये प्रोजेक्ट, तो इंडिया का 6th प्रपोजल होगी रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्चुअली में है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, और इसके साथ ये जो 5 अलग अलग जो प्रपोजल्स है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया में बनाई जाएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, और इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में यहां पे लगभग 484 मिलियन यूएस डॉलर का एक डील साइन हुआ, ताकि यहां पे तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। अभी देखिए, इस प्रोजेक्ट में यहां पे तमिलनाडु में जो है यहां पे चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहां पे बनाई जाएगी, जिसके थ्रू यहां पे पहली बात तो है कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे उसको जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है उसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये जो स्ट्रेटजी 2030 का ही एक पार्ट है, जहां पे ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज के साथ जो रेजिलियंस करनी है और रोड सेफ्टी एलिमेंट्स, इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो भी एशिया और पैसिफिक कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करती है। और इंडिया वन ऑफ द मेजर पार्टनर्स है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत ज्यादा लोन जो है इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेती रहती है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी अच्छा लगता है कि इंडिया जो भी लोन रही है उसको डेवलपमेंट के काम में यहाँ पे यूज कर रही है। हर तरीके से यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट बोलिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, सब कुछ मिला के एक पैकेज जो है इंडिया जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद ले रही है और उसको फुलफिल भी कर रही है। तो अंडर द स्ट्रेटेजी 2030 एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी जो यहाँ पे जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू एक प्रॉस्परस, जब भी यहाँ पे इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट होगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, इंक्लूसिवनेस यानी कि जो भी यहाँ पे हर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है यहाँ पे उनको यहाँ पे जो है फायदा मिलेगा, रेजिलियंट, किसी भी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिकली वल्नरेबल सिचुएशन से यहाँ पे जो है एक रेजिलियंस जो सोसाइटी को मिलेगी। सस्टेनेबल एशिया यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एशिया और पैसिफिक को बनानी है, जो स्ट्रेटजी 2030 के हिसाब से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेंशन किया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो स्कीम है ये क्या है उसको पहले जान लेते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है कि दो यहाँ पे मेजर इकोनॉमिक सेंटर, मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर ए और सेंटर बी बहुत ही पॉपुलर इंडस्ट्रियल सेंटर्स है यहाँ पे, जब इसके बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऐसे बना दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि इस जगह से पहले इस जगह तक ए से बी जाने के लिए जितना टाइम लगता था, ये टाइम की कंजम्पशन कम हो जाएगी। पहले मान लीजिए कि ये अगर 12 घंटे लगते थे, अभी इसको जो है लगभग 5 लेके 6 घंटे तक इसमें किया जाएगा। तो यानी कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सिर्फ ए से लेके बी तक ही यहाँ पे जो है जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इजीली एक्सेसिबल कर दिया जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल टाउन्स ऐसे ऐसे डेवलप होगी। ये जब डेवलप होगी उसके साथ यहाँ पे उस एरिया में भी अलग अलग जो है सेंटर्स ऐसे डेवलप होंगी, जॉब्स जो होगी यहाँ पे डेवलप होंगी। तो पूरी की पूरी एरिया इसके थ्रू डेवलप हो सकती है, नॉट ओनली दिस कॉरिडोर, पूरी की पूरी एरिया। और ग्रेजुअली ये एरिया जब डेवलप हो जाएगी उसके जो है साइड बाय साइड दूसरे एरियाज भी वैसे ही डेवलप होती जाएगी। तो मेन दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को यहाँ पे जो है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर यहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो देखिए, 2017 में जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, ये जो दिल्ली मुंबई के लिए स्टार्ट किया गया था उसको रीडेजिग्नेटेड किया गया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट।
यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को ही अलग नाम दिया गया यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे 2019 में, पहले तो सिर्फ दिल्ली और मुंबई का प्रोजेक्ट ही रखा गया था, उसके बाद 5 अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन किया। अभी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो 5 मेंशन किया है, इसको इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जाएगा? जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट, जो ये नाम चेंज कर दिया गया था। अभी देखिए ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NICDIT हम लोग बोलते हैं, तो ये NICDIT ये किसके अंदर काम करती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको देखिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी इसको पूछा जा सकता है कि रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन हाईवेज मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। आपको लगेगा क्योंकि यहाँ पे डेवलप रोड्स को डेवलप हो जा रही है, तो आपको भी लगेगा कि या शायद मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज है, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, जो सीधे सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे कि पहला जो प्रोजेक्ट एक्चुअली रखा गया था, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यहां पे देखिए कितने स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, कितने 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स इसमें कनेक्टेड हो जाएगी। तो 6 स्टेट्स में इतने अलग अलग जगहों पे यहां पे डेवलपमेंट होगी। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कितने सारे स्टेट्स इंक्लूडेड है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, पूरे साउथ इंडिया के जो स्टेट्स यहाँ पे कवर्ड है। देन ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो 2 फेज जो है इसको बनाया जाएगा, यानी कि जो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक क्रिएट किए जाएंगे। तो पहले फेज में वाइजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरे फेज में वाइजाग कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो पहले फेज में जो है वाइजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये जो है वेस्ट बंगाल, जो अगर बात करेंगे हम जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ेगी। और जो बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसमें कर्नाटका और महाराष्ट्र को जोड़ा जाएगा। तो इसको अगर मैप में देखेंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पे दिल्ली से आके राजस्थान, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साइड बाय साइड मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे कितने सारे जगह यहाँ पे एक साथ जोड़ दिया जाएगा। देन अगर बात करेंगे मुंबई और बेंगलुरु में, यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका। देन बेंगलुरु चेन्नई में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये दिल्ली और मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसकी टोटल लेंथ जो है लगभग 1504 किलोमीटर। बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये लगभग 1000 किलोमीटर की लेंथ होगी यहाँ पे। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये लगभग 560 किलोमीटर की होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है। देन जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ईस्ट कोस्ट से यहाँ पे जाएगी कोलकाता से जो है तमिलनाडु तक, तो यहाँ पे जो है इसको 2 फेज में बनाया जाएगा। तो पहला फेज में यहाँ पे चेन्नई से लेके वाइजाग तक, और दूसरे फेज में वाइजाग से लेके कोलकाता तक। तो पहले फेज में चेन्नई से लेके वाइजाग तक की जो लेंथ है यहाँ पे 800 किलोमीटर, और ये जो प्रपोजल किया गया है चेन्नई कन्याकुमारी, इसकी लेंथ होगी लगभग 1000 किलोमीटर। ओके, तो इससे आपको ये पता लग सकता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ कहाँ। और ये जो है लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, इसको मेंशन अभी तक तो किया ही नहीं मैंने, जो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कितने सारे स्टेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे यहाँ जो है नॉर्थ और ईस्ट को ज्वाइन करेगी, लगभग 1839 किलोमीटर लॉन्गेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्टेड अभी तक जो है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट, लगभग 1839 किलोमीटर सबसे लॉन्गेस्ट है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखिए कि जो सिग्निफिकेंस है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, पहला पॉइंट जो है एवेन्यूज ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जब भी 2 जगह को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो एक चीज है कि एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे टाइम बहुत कम हो जाएगी, मोर एफिशिएंट तरीके से यहाँ पे जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस भी कम होगी, चीजों जो है उसकी महंगाई कम होगी। मान लीजिए कि अभी कोई भी चीज अगर बेंगलुरु में प्रोडक्शन हो रही है और उसको मुंबई के थ्रू अगर यूरोप में लेके जाना है, तो बहुत ही क्विकली उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे डेफिनेटली बात है कि जब भी ऐसे इन्वेस्टमेंट होगी तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगी उसके साथ, और उसके डेवलपमेंट भी होगी, और उसके साथ यहाँ पे अलग अलग जॉब्स बहुत क्रिएट होंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब से रिलेटेड, इंडस्ट्री जॉब से रिलेटेड,
हजारों किस्म के कास्केडिंग इफेक्ट्स के थ्रू जॉब्स डेवलप होंगी यहाँ पे। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, हम लोग अक्सर देखते हैं ज्यादातर जो जगहों में जो इंडस्ट्रियल टाउन होती है ये एक ही जगह पे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और जो यहाँ पे पर्टिकुलर उस जगह की जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कैरिंग करने की कैपेसिटी उससे ज्यादा हो जाती है। तो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस के थ्रू यहाँ पे जो है जो भी इंडस्ट्री बनाई जाएगी, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, कुछ भी इंडस्ट्री हो गई, ये एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी, जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन का खतरा बहुत ही कम हो सकता है। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे टाउनशिप भी डेवलप होगी। जब टाउनशिप डेवलप होंगी वहां पे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट प्लेसेस, हॉस्पिटल्स, सिनेमा हॉल्स, अलग अलग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, उसके लिए जॉब्स की दरकार होगी। तो लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलेगी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कम्युनिटी को, जो सोशल इंक्लूजन यहाँ पे होगी। डेफिनेटली यहाँ पे सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे चैलेंजेस भी होती है। चैलेंजेस जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे लैंड एक्विजिशन, जो भी लैंड यहाँ पे एक्वायर करना है उसके लिए काफी सारे लीगल हर्डल्स आ सकते हैं। यहाँ पे जो भी जगह पे यहाँ पे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनानी है तो उसके लिए क्या होगी, अगर मान लीजिए कि उस जगह में बहुत ही बड़े एकड़ में एक फॉरेस्ट आती है वहां पे, तो उस फॉरेस्ट्री को यहाँ पे हटाना पड़ सकता है, जिसके लिए एनवायरमेंटल लॉस भी हो सकती है। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक बार बार सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉस को कम से कम यहाँ पे करनी है, ताकि सस्टेनेबल तरीके से हम ग्रो कर सके। यहाँ पे जो भी टैक्स रेट्स है या फिर एक स्टेबल यहाँ पे जो है फॉरेन एक्सचेंज है, ये होनी बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ पे जो फॉरेन प्लेयर्स जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे करप्शन जो है, करप्शन यहाँ पे बहुत ही कम होनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जगहों पे जहां पे लाखों करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, करप्शन की पॉसिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे जगहों पे करप्शन अगर कम होगा तो उसका बेनिफिट्स लॉन्गर टर्म में दिखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे हर्डल्स भी है, उसको आगे बढ़ के यहाँ पे काम करना होगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके साथ हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं पे भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ डिस्कस किया। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।